भारतीय जनजातियों का भौगोलिक वितरण। भारतीय जनजातियां मुख्य रूप से वनों और पहाड़ों के ऐसे भागों में रहती है जो बंजर है या बहुत ही कम बसे हैं। ये क्षेत्र संपूर्ण पूर्वी सतपुड़ा पर्वत में फैले हैं और गुजरात की पूर्वी सीमा में होते हुए मध्य भारतीय पठार के दक्षिण से होते हुए विंध्याचल पर्वत से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। दूसरा बड़ा क्षेत्र जहाँ ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, असम के बाहर की ओर फैली हुई पहाड़ियाँ और वह पहाड़ी प्रदेश है जो असम को म्यांमार से अलग करता है। दूसरे शब्दों में, जनजातियाँ उन क्षेत्रों में निवास करती है जो वन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और अन्य बस्तियों से दूर स्थित है। भारत में इन जनजातियों का अधिकांश विस्तार पर्वतीय और जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। यह विस्तार निम्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। पहला, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी प्रदेश। दूसरा, मध्यवर्ती प्रदेश। तीसरा, दक्षिणी प्रदेश। और चौथा, अंडमान निकोबार द्वीप का एकाकी प्रदेश। पहला, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी प्रदेश। भारत की पूर्वी और उत्तरी सीमांत पहाड़ियों और हिमालय के उप प्रदेश के भागों में पाई जाने वाली जनजातियां इसमें सम्मिलित है। यह क्षेत्र 31 डिग्री 7 मिनट से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पूर्व में 23 डिग्री 30 मिनट और 28 डिग्री 0 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 33 मिनट से 97 डिग्री 0 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैला हुआ है। इस प्रदेश की जनजातियां असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा की सीमाओं में निवास करती है। पश्चिम की ओर जनजातीय क्षेत्र पूर्वी कश्मीर से लगाकर हिमाचल प्रदेश होता हुआ उत्तर प्रदेश की तराई तक फैला है। इस संपूर्ण प्रदेश में देश की कुल जनजातियों की जनसंख्या का 12.3% भाग निवास करता है। असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के निकटवर्ती भागों में निम्न जनजातियां निवास करती है। पहला, सुबनसिरी नदी के पश्चिम में आका, दफला, मीरी, गुरुंग और अप्पा तानी। दूसरा, दिहांग नदी की घाटी में गलोंग, मिनीपोंग, पासी, पदम और पांगी। तीसरा, दिबांग और लोहित नदियों की घाटी में मिसमी जनजातियां निवास करती है। चौथा, पूर्वी क्षेत्रों में डिगारी और मेजू
तथा पश्चिमी क्षेत्रों में चूलिकाटा और बेल्जियास जनजातियां स्थित है। 5वां, सुदूर पूर्व में खामती और सिंगपो। 6ठा, इन सबके भी आगे पटकोई श्रेणियों की घाटियों में अनेक नागा जातियां पाई जाती है। इनमें 5 मुख्य समूह है। पहला, उत्तरी भाग में रंगपान और कोन्याक। पश्चिमी भाग में रेंगमा, सेमा और अंगामी। तीसरा, मध्यवर्ती भाग में फोम, लहोटा, नगा, चांग, संताप और यीम सुंगूर। दक्षिण भाग में कबुई और कच्छा तथा पूर्वी भाग में तुंगकुल और काल्यो कैंगू जनजातियां पाई जाती है। नागा पहाड़ियों के दक्षिण में मणिपुर, मेघालय राज्यों वाले क्षेत्र में कुकी, लुसाई, लखेर, चिन, खासी और गारो जनजातियां रहती है, जिनमें से अनेक पूर्वी सीमांत की ओर से आई है। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी प्रदेश की जनजातियां मुख्यतः मंगोलॉयड प्रजातियों के अवशेष है। इनमें इन्हीं के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं तथा मात्र सत्तात्मक परिवारों की अधिकता है। हिमालय के उपप्रदेश में सिक्किम और दार्जिलिंग के उत्तरी भागों में अनेक जनजातियां पाई जाती है, जिनमें लेप्चा सबसे अधिक उल्लेखनीय है। तराई क्षेत्र में पारू, बोक्सा, खासी, भोटिया, भुइया, मांझी, चेरी, राजी, बेजर और खरंदार जनजातियां मिलती है। मध्यवर्ती प्रदेश में उत्तर पूर्वी प्रदेश से गारो व राजमहल की पहाड़ियां द्वारा पृथक होता है। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जो उत्तर में गंगा और नर्मदा नदी तथा दक्षिण में कृष्णा नदी के बीच में फैले हुए हैं। यह प्रदेश 20 डिग्री 0 मिनट उत्तर से 25 डिग्री 0 मिनट उत्तरी अक्षांश और 73 डिग्री 0 मिनट से 90 डिग्री 0 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इस प्रदेश में जनजातियों के क्षेत्र मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में फैले हुए हैं। दक्षिणी गुजरात और बस्तर इस क्षेत्र की बाहरी सीमा बनाते हैं। कुछ जनजातियों का लगभग 81.05% इसी प्रदेश में मिलता है। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां पूर्वी घाट से लेकर उड़ीसा की पहाड़ियों तक फैली हुई है। उड़ीसा के गंजाम जिले में सवारा, गड़ाबा और बोडो। उड़ीसा की पहाड़ियों में जुआंग, खरिया, खोंड, भूमिज
और भुइया। छोटा नागपुर के पठार पर मुंडा, संथाल, ओरांव, हांस और बिरहोर। पश्चिम की ओर विंध्याचल की पहाड़ियों में कटकारी, कोल और भील। भील लोग तो मुख्य उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों तक फैले हैं। दक्षिण में आंध्र प्रदेश और उसके जिले, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में गोंडा का सबसे बड़ा समुदाय पाया जाता है। गोंड लोग उस क्षेत्र के आदिवासी हैं जिसे गोंडवाना भूमि कहा जाता है। सतपुड़ा पहाड़ियों के दोनों ओर, मैकाल पहाड़ियों के चारों ओर कोरकू, अगारिया, प्रधान और बंगा जनजातियां रहती है। बस्तर क्षेत्र में भारत की सबसे अनोखी किस्म की जनजातियां मिलती है, जिनमें मुरिया, अबूझमार, पहाड़ी मुरिया, बिशनहान मुरिया आदि। इनकी शारीरिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियों से मिलती है। दक्षिणवर्ती भाग, जिसमें जनजातियों का तीसरा प्रमुख वर्ग पश्चिमी घाट से सबसे दक्षिण भाग में पाया जाता है। यह क्षेत्र वायनाड से कन्याकुमारी तक 8 डिग्री से 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री से 85 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच में फैला है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में ये लोग रहते हैं। इनका सीमांत प्रदेशों पर रहना ही इस बात का प्रमाण है कि ये भारत के प्राचीनतम निवासी है, जिन्हें अधिक सभ्य और उन्नत प्रजातियों ने पीछे हटाकर वर्तमान स्थान पर रहने के लिए बाध्य किया, ऐसा आधुनिक विद्वान मानते हैं, किंतु वास्तविकता इसके उलट है। भारत में रहने वाले आदिवासी जनजातियां भारतीय जनमानस या जन समुदाय का ही भाग है, जो अपने परंपरागत व रूढ़िवादी संस्कृति को नहीं छोड़ने के कारण मुख्य जन समुदाय से पृथक बन गई और शेष जनजातियां जो विकास के लिए खुले दिमाग से मैदानी क्षेत्रों की ओर अग्रसर हुई, वे अधिक विकसित हो गई। वर्तमान समय की ये आदिवासी जातियां सुरक्षा व अन्य कारणों से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों व घने वनों की ओर चली गई और उसी कारण वे पिछड़ी हुई दशाओं में रह पाई। उत्तर पूर्व में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के पार नल्लामलाई पहाड़ियों के अर्ध गोलाकार भाग में चेंचू जनजाति रहती है। पश्चिमी घाट के सहारे दक्षिण कन्नड़, कुर्ग की पहाड़ियों के निचले ढालू इलाकों में युरुआ और टोडा रहते हैं। वायनाड में इरुला, चेंचू, पनियान और कुरुम्बमा जनजाति पाई जाती है। कोच्चि और त्रावणकोर की पहाड़ी श्रेणियों से लगाकर
कन्याकुमारी तक के संपूर्ण पहाड़ी भागों में भारत की कुछ प्राचीनतम जनजातियां मिलती है, जिनमें कड्डार, कन्निकट, मुतुबान, सोलिगा, यूराली, मालवदान, मालकुरवान और मालपतरम मुख्य है। यूराली, कडार, पनियान और इरुला जनजातियों में निग्रो प्रजाति के अंश दिखाई देते हैं। चौथा क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीपों का एकाकी क्षेत्र। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र आता है, जिसमें ओंग, जरावा, उत्तरी सेंटिली, अंडमानी और निकोबारी जनजातियां रहती है। भौगोलिक दृष्टि से ये भारत के प्रमुख आदिवासियों से पृथक दिखाई देते हैं, किंतु जनजातीय विशेषताओं के दृष्टिकोण से ये भारत की प्रमुख जनजातियों से ही संबंधित है और कुल जनजाति का केवल 0.13% इनका है। जनजाति क्षेत्रों की समस्याएं। पहली, ये जनजाति क्षेत्र अधिकांशतः पर्वतीय व घने जंगलीय क्षेत्रों में स्थित होने के कारण दुर्गम स्थानों में स्थित है। इस कारण मुख्य धारा से ये जनजातियां हमेशा पृथक रही है। दूसरी, इन क्षेत्रों में उच्चावच संबंधी विषमताओं के कारण आर्थिक विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास इन आदिवासी क्षेत्रों तक बहुत कम पहुंच पाए हैं। तीसरा, उच्चावच की विषमता के कारण आवागमन के साधनों का विकास इन क्षेत्रों में नहीं के बराबर हुआ है। इसी कारण ये विश्व के अन्य स्थानों से, अन्य विचारों से जुड़ नहीं पाए और अभी तक अपनी रूढ़िवादी विचारों से अपने आप को गरीब बनाए हुए हैं। चौथा, इन क्षेत्रों में शिक्षा की कमी के कारण अधिकांश आदिवासी जनजातियां अंधविश्वास, रूढ़िवादिता में विश्वास करती है, जिससे देश की मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाई है। चौथा, जनजातीय लोगों व देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक समस्याएं, जो नई भू राजस्व नीतियों, भू अधिकार व्यवस्था के प्रभाव, प्रतिबंधक वन नीति तथा अन्य ऐसे कई समस्याएं हैं जिनका इन जनजातियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जनजातियों द्वारा देश की आर्थिक क्रियाओं में, जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक, संगठनात्मक व विघटनात्मक पक्ष आदि के द्वारा ये राष्ट्र के साथ अभी तक पूर्ण रूपेण जुड़ नहीं पाए हैं। बाजारों से दूर होने के कारण जनजातीय क्षेत्रों में देश की आर्थिक क्रियाओं में भाग लेने से उत्पन्न समस्याएं, जैसे जनजातीय और अर्थव्यवस्था पर
बाजार अर्थव्यवस्था का प्रभाव, भूमि की समस्याएं, औद्योगिकीकरण की समस्याएं, नवीन आर्थिक अवसरों से उत्पन्न समस्याएं, वो अपरंपरागत व्यवसायों को अपनाने से उत्पन्न समस्याएं इन क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है। अगला, भारत की अधिकांश जनजातियां पहाड़ी व वन प्रदेशों में निवास करने के कारण कई जनजातियां देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहती है। इस कारण इनकी भाषा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जीवन पद्धति व राजनीतिक व्यवस्था एक दूसरे से भिन्न है। इस कारण ये मुख्य धारा में सम्मिलित होने से बची हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में नवीन उद्योगों, बांध निर्माण व कारखानों की स्थापना के कारण उन क्षेत्रों से जनजातियों का विस्थापन एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस प्रकार जनजातीय क्षेत्रों की कई समस्याएं हैं, जिनमें आर्थिक विकास, उद्योग धंधों की स्थापना, आवागमन के साधन, शिक्षा, चिकित्सा के पर्याप्त साधन, उच्च शिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, बेरोजगारी, बीमारी, महामारियां आदि इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके अलावा गरीबी, कुपोषण, निम्न जीवन स्तर, बाल मृत्यु दर का अधिक होना, महिला मृत्यु दर का अधिक होना आदि कई समस्याएं इन क्षेत्रों में दिखाई देती है।